हाय, मेरा नाम अमित शर्मा है एंड आई एम हियर टू रिकॉर्ड अ डेमो फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट नोन एज F7 दैट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। देखिए, इसमें एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है जो है आपका IAS 21। और ये जो IAS 21 है इट इज रिलेटेड विद फॉरेन करेंसी। अभी फॉरेन करेंसी होता क्या है, ये स्टैंडर्ड की नॉर्मली एप्लीकेबिलिटी कब रहेगी, क्यों रहेगी, पहले हम उसके बारे में बातचीत करते हैं, फिर हम स्टैंडर्ड को समझेंगे। देखिए, हम इंडिया में हैं, ठीक है। अब मैं इंडिया में हूँ तो मेरी एक नॉर्मल एक लोकल करेंसी रहेगी जिसके अंदर मैं नॉर्मल मेरे बिजनेस ट्रांजेक्शन करता हूँ। जैसे मैं इंडिया में हूँ तो मेरी जो लोकल करेंसी वो रुपीज़ है। तो मैं इंडिया के अंदर कोई भी स्टेट में ट्रांजेक्शन कर लूँ, चाहे मैं वेस्ट बंगाल में कर लूँ, मैं कश्मीर में कर लूँ, ठीक है, मैं गुजरात में कर लूँ, मैं केरला में कर लूँ, मैं कहीं भी कोई सी भी स्टेट में चला जाऊँ, कोई सी भी सिटी में चला जाऊँ, मैं रुपी ये लेके ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ, मैं बिजनेस कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन फर्ज कीजिए कि अगर समझ लो मुझे कोई दूसरी स्टेट के दूसरी कंट्री के साथ अगर ट्रांजेक्शन करना है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यूएसए के साथ ट्रांजेक्शन करना है, तो वो ट्रांजेक्शन मैं रुपीज में नहीं कर सकता, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरा कोई सप्लायर है जो समझ लो मेरा जापान में है। अभी जापान से अगर मुझे गुड्स खरीदना है तो इन सच ए केस मुझे उसकी जो लोकल करेंसी है जैसे जापानीज येन, उसमें मुझे पैसा देना रहेगा, वहाँ पे मेरा रुपीज नहीं चलेंगे। मैं अगर समझ लो लंदन से कोई गुड्स लेता हूँ तो मुझे वहाँ पे जो ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है उसकी करेंसी है, वो करेंसी में मुझे ट्रांजेक्शन करना रहेगा, उसमें पेमेंट करना रहेगा, तभी मेरा वो नॉर्मल पूरा ट्रांजेक्शन हो पाएगा। तो स्पेसिफिकली ये स्टैंडर्ड की एप्लीकेबिलिटी तब होती है जब मैं कोई क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन में एंटर होता हूँ, दो कंट्रीज के बीच में जो होता है। तो ये स्टैंडर्ड तब एप्लीकेबल रहता है कि अगर समझ लो अगर मैंने कोई यूएसए में कोई मेरा सप्लायर है, उस सप्लायर के साथ में जब मैं ट्रांजेक्शन करूंगा तो पहली बात, वो ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड कैसे करूंगा, ठीक है। रिकॉर्ड करने की प्रॉब्लम क्यों आएगी, क्योंकि मेरी होम करेंसी रुपीज है। मेरा जो सप्लायर यूएसए में बैठा है उसकी जो होम करेंसी है वो डॉलर है। मैं जब गुड्स खरीद रहा हूँ वहां से, तो वहां पे मुझे उसको पेमेंट डॉलर में करना रहेगा, पर रिकॉर्डिंग तो मेरी इंडिया में रुपीज में होगी। तो मैं रिकॉर्डिंग में कैसे करूंगा, ये एक चीज। सेकेंडली, जब मैं रिकॉर्ड करूंगा तो रिकॉर्ड करते वक्त हमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि करेंसी रेट फ्लक्चुएट होते रहते हैं। थर्डली, अगर रिकॉर्ड करते वक्त कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो प्रॉब्लम को हम टैकल कैसे करेंगे, ठीक है। वो सारी चीजें अपने नॉर्मली एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं जो अपन IAS 21 में। देखिए, एक नॉर्मल एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मैं बोलता हूँ हम इंडिया में है, हमारा एक सप्लायर है जो यूएसए में बैठा हुआ है, ठीक है। मैं बोल देता हूँ कि यहाँ पे मैं बायर हूँ और वहाँ पे वो मेरा सप्लायर है, उसको हम बोलेंगे कि वो सेलर है, ठीक है। यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ कि यहाँ पे मैं अमरीश हूँ जो मैं नॉर्मली गुड्स को खरीद रहा हूँ, और यहाँ पे मैं उसको जो सप्लायर है जो यूएसए में बैठा है उसको मैं नॉर्मली है ना नाम दे देता हूँ, मैं क्या, माइक नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब जाहिर सी बात है हम इंडिया में सिचुएटेड है, तो इंडिया में हमारी जो होम करेंसी होगी, होम करेंसी अलग होगी। अभी होम करेंसी स्पेसिफिकली कहीं डिफाइन नहीं है कि होम करेंसी का मतलब क्या रहता है। लेमन लैंग्वेज में देखा जाए तो होम करेंसी मतलब जिस करेंसी के अंदर आपके नॉर्मली आपके बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं, मतलब बिजनेस मतलब सेल परचेज ट्रांजैक्शन। तो जाहिर सी बात है अगर मैं इंडिया में हूँ तो मैं मेरे बिजनेस ट्रांजैक्शन में कौन सी करेंसी के अंदर करूंगा, वो मैं करूंगा रुपीज के अंदर। जो यूएसए में माइक बैठा है वो कौन से ट्रांजैक्शन के अंदर अपने करेंसी के अंदर में ट्रांजैक्शन करेगा, वो करेगा यूएसडी के अंदर, ठीक है। तो अपने एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हाइपोथेटिकल, जैसे 1 दिसंबर 2023 को हमने आई हैव बॉट गुड्स, ठीक है, मैं इंडिया में हूँ, मैंने गुड्स खरीदे, बॉट गुड्स फॉर डॉलर, ध्यान दीजिए यहाँ पे मैं डॉलर लिख रहा हूँ, मैं रुपीज नहीं लिख रहा हूँ, $1 लाख ऑन क्रेडिट, ठीक है। मैंने उधार पे लिए और इसके जो पेमेंट टर्म्स है ना, पेमेंट टर्म्स है आफ्टर 5 मंथ्स, मतलब मुझे जो माइक को पैसा देना है वो 5 महीने के बाद देना है। अभी 5 महीने नॉर्मली खत्म कब होंगे, देखिए मैंने दिसंबर में ट्रांजेक्शन किया 1 दिसंबर को, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, तो मुझे करीबन 30 अप्रैल को माइक को पैसा देना रहेगा, ठीक है। लेकिन ये ट्रांजेक्शन के साथ ना एक छोटी सी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि मेरी जो होम करेंसी है वो रुपीज है, मैंने ट्रांजेक्शन डॉलर में किया हुआ है। तो ये ट्रांजेक्शन को मुझे सबसे पहले मेरी होम करेंसी में रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि मैं इंडिया में हूँ, रिकॉर्ड करने के लिए मुझे सबसे पहले उसको मेरी होम करेंसी में कन्वर्ट करना रहेगा, क्योंकि मैंने ट्रांजेक्शन डॉलर में किया है। तो मैं क्या करूंगा, इसको रिकॉर्ड करने के पहले इसको मैं सबसे पहले मेरी होम करेंसी में कन्वर्ट करूंगा, कन्वर्ट करने के बाद मैं इसको नॉर्मली रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। अब हम इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे, क्या चीज देखेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैं आपको पर्टिकुलर चीज बताता हूँ। देखिए, ये आपको ये स्क्रीन दिख रही है आपको, इसके अंदर देखो आपको ये 84.08 का रेट दिख रहा है। ये 84.08 क्या सिग्निफाई कर रहा है, ये एक्चुअली ना ये डॉलर रुपये का एक्सचेंज का रेट है,
ये क्या बता रहा है कि अगर मुझे $1 खरीदना है ना, तो मुझे 84 रुपीज एंड 08 पैसा देना पड़ेगा बैंक को, क्योंकि ये लीस्ट रेट है। क्योंकि बैंक क्या करेगी, बैंक लीस्ट ही चार्ज करेगी 84.08, लेकिन बैंक अपना भी तो खुद का पैसा कमाएगी। ठीक है, तो बैंक अपना खुद का भी मार्जिन और कमीशन ऐड करेगी, तो मोटा मोटी आपको नॉर्मली ये जो रेट है ना, आपको $1 जो मिलेगा वो 85.5 या 86 इसके दरम्यान मिलेगा। ठीक है, सेकेंडली ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है ना, ये डॉलर रुपी का एक महीने का रेट है। एक महीने का रेट मतलब क्या, एक महीने में डॉलर रुपी का रेट कितना फ्लक्चुएट हुआ है उसके बारे में जानकारी देता है। ठीक है, जैसे 11 अक्टूबर को 84.14 था, 3 अक्टूबर को 84.01 था, 30 सितंबर का आपका 83.83 था। ये सब कितना भी पीछे जा सकते हो। एक साल का जो रेट था समझ लो, अगर मैं आज के दिन की बात करूं, जैसे आज है आपका 28 अक्टूबर। नॉर्मली जब मैं 30 अक्टूबर को जाता हूँ, शायद सैटरडे संडे होगा वहाँ पे, इसलिए 30 अक्टूबर दिखा रहा है। तो वो टाइम का जो रेट था वो 83.30 था। ये जो मैं आपको रेट बता रहा हूँ ना, एक महीने का या एक साल का पीछे जाके, इसके पीछे का एक पर्टिकुलर रीजन है। ठीक है, ये मैं अब जब मैं प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि मैं ये पर्टिकुलर रेट क्यों था। तो ये रेट याद रखिएगा, एक साल पहले का रेट कितना था, 83.30 था। और एक महीने का आज की तारीख का रेट कितना था, वो 83.72 का। और आज का जो हमारा रेट है वो कितना है, 84.08। हम लोग क्या करते हैं, हमको ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो डॉलर रुपए का कन्वर्जन रेट है आज का, उसी के आसपास का रेट लेंगे। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल आज मैंने ट्रांजैक्शन किया, तो आज का समझ लो मैं एज्यूम करता हूँ कि वो जो रेट है, वो एज्यूम करता हूँ कि रेट है 80 रुपीज। अब देखो ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो मैंने रेट लिया है ना, ये फुल में लिया है। मैंने ऐसा नहीं लिया है कि मैंने 84.32, 83.65 या 81.92। इसके पीछे क्या है ना, दो मेन कारण है। पहला, हमारा कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा, ये एक चीज। सेकेंडली, जब हमारा कैलकुलेशन सिंपल होगा ना, तो हमें समझने के लिए आसानी होगी। ठीक है, हाँ अभी एग्जाम में आपको कोई भी टाइप की करेंसी आ सकती है, जैसे जीबीपी आ सकता है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जो लंदन की करेंसी है, यूएसडी आ सकता है, आपको ऑस्ट्रेलियन डॉलर आ सकता है, आपको न्यूजीलैंड डॉलर आ सकता है, आपको दिनार आ सकता है, आपको स्विस फ्रैंक आ सकता है, स्विस सीएचएफ। ठीक है, ये जो मैंने रेट करेंसी देखी है ना, ये रेट फेमस करेंसीज है। और ये करेंसीज के ऊपर नॉर्मली एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं। अब ये जो करेंसी, इसका रेट कैसे हो सकता है एग्जाम में, जैसे जीबीपी का हो सकता है 100.36, यूएसडी का आपका हो सकता है नॉर्मली 82.25, ऑस्ट्रेलियन डॉलर का 54.36, न्यूजीलैंड डॉलर का हो सकता है 87.97। तो इट कैन बी एनीथिंग। सिर्फ कैलकुलेशन सिंपल रखने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने जो रेट है वो रेट लिया है आपका कितना, 80 रुपीज फुल उसमें। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता हूँ। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि हमने किया क्या। देखो, हम इंडिया में है, हमारा एक सप्लायर है जो नॉर्मली यूएसए में बैठा हुआ है। ठीक है, हमने क्या किया, हमने उसके साथ एक ट्रांजेक्शन किया, लेकिन हमने वो जो ट्रांजेक्शन किया हमें उधार में लिया, मैंने उसको पैसा दिया नहीं है, अभी मैंने गुड्स लेकर आ गए। और ट्रांजेक्शन मैंने डॉलर में किया है, पैसा मुझे उसको 5 महीने के बाद देना है। ट्रांजेक्शन मैंने डॉलर में किया है, मेरी जो होम करेंसी है रुपी है, तो मुझे उसको सबसे पहले बात होम करेंसी को मैं कन्वर्ट करना रहेगा, तभी मैं उसको रिकॉर्ड कर पाऊंगा। ठीक है, अब जैसे अब मैंने क्या किया, जिस दिन मैंने ट्रांजेक्शन किया था उस दिन मेरा डॉलर रुपये का रेट मैंने 80 लिया। अब मेरे लिए जो $1 लाख ये क्या है, ये मेरे लिए $1 लाख परचेजेस है। तो मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री क्या है कि मैं डेबिट करूंगा परचेसेस को। ठीक है, अमाउंट क्या रिकॉर्ड करूंगा, देखिए $1 की कीमत मैंने $80 लगाई है, मतलब $1 लाख की कितनी आ जाएगी, जाहिर सी बात है 80 लाख रुपीज। आप क्रेडिट किसको दोगे, मैंने माइक को पैसा दिया नहीं है ना, मुझे माइक को पैसा 5 महीने के बाद देना है। अगर मैं पैसा दे देता तो मैं कैश को क्रेडिट कर देता, लेकिन मेरे को माइक को पैसा 5 महीने के बाद देना, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे सप्लायर का नाम आ जाएगा। सप्लायर मेरा माइक है, तो माइक को मैं 80 लाख रुपीज से क्रेडिट कर दूंगा। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करेंगे देखिए। मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, देखिए एक सेकेंड में। ये जो रेड लाइन है, ये जो रेड लाइन है ना, ये सिग्निफाई कर रही है आपके 5 मंथ्स। ठीक है, अभी 5 मंथ्स क्या है ये देखिए, देखिए मैंने ट्रांजैक्शन कब किया था, ये ट्रांजैक्शन मैंने किया था मेरा 1 दिसंबर 2023 को। मुझे 5 महीने के बाद पैसा देना है, मेरा 5 महीना खत्म कब होगा, मेरा 5 महीना खत्म होगा मेरा 30th of April 2024 को। ठीक है, समवेयर इन मिडल ना, यहाँ पे यहाँ पे है ना मेरा रिपोर्टिंग डेट है। रिपोर्टिंग डेट का मतलब होता है जो मेरा ईयर एंड होता है। ठीक है, जैसे ये है वो मेरा 31st of March 2024। देखिए, मैंने आपको रेट बताया था। ठीक है, तो जिस दिन मैंने ट्रांजेक्शन किया था उस दिन मेरा डॉलर रुपए का रेट कितना था, वो था 80।
अब ये जो रेट है ये शेयर प्राइजेस के जैसे रहते हैं, ये फ्लक्चुएट होते रहते हैं। देखो मैंने आपको एक महीने का भी रेट बताया था, मैंने एक साल पुराना भी आपको रेट बताया था, ठीक है। अब इसके निग्लिजिबल चांसेस है कि जो रेट 80 रुपए का 1 दिसंबर को था, वही रेट आपको 31 मार्च को भी मिलेगा रिपोर्टिंग डेट पे, ठीक है। मैं 80 रुपए ही क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मेरा ओरिजिनल ट्रांजेक्शन 80 पे रिकॉर्डेड है, ठीक है। हाँ, तो आप इसमें दो केसेस हो सकते हैं कि रिपोर्टिंग डेट पे या तो रेट 80 के ऊपर होगा, ठीक है, या तो फिर रेट आपका 80 के नीचे होगा, ठीक है। पेमेंट डेट पे भी ऐसा हो सकता है, 30 अप्रैल को जब पैसा दोगे या तो रेट आपका वो ज्यादा हो सकता है या तो फिर रेट आपका कम हो सकता है। हाँ, आपके दिमाग में एक छोटा सा थॉट आ सकता है या फिर आपके दिमाग में एक, अगर क्रिटिकल थिंकर हो तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा। देखिए, मैंने ट्रांजेक्शन किया है 1 दिसंबर को, मुझे पेमेंट करना है 30 अप्रैल को, फिर अगर रेट 31 मार्च को फ्लक्चुएट होता है तो ये जो डिफरेंस मैं रिकॉर्ड करूंगा, ये पहली बात है, रिकॉर्ड करने की जरूरत क्या है, इसकी क्या आवश्यकता है? क्योंकि डिफरेंस, क्योंकि पेमेंट ट्रांजैक्शन यहाँ हुआ है, मैं पेमेंट यहाँ करूंगा तो रिपोर्टिंग डेट का उसमें क्या लेना देना, ठीक है। पहले हम इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं, फिर मैं आपको उसका कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन दूंगा कि ये चीज करने की हमें जरूरत क्या है, ठीक है। ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए, अब यहाँ पे मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ और ये है मेरा रिपोर्टिंग डेट, ठीक है। रिपोर्टिंग डेट मेरी कौन सी थी, 31 मार्च 2024। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है रेट आपका बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, तो हम इसको ना दो केसेस के थ्रू समझते हैं कि अगर रेट बढ़ेगा तो मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इंपैक्ट आएगा, अगर मेरा रेट कम होगा तो मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इंपैक्ट आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे है ना केस वन लेता हूँ, ठीक है। और केस वन को यहाँ पे मैं अज्यूम करता हूँ कि यहाँ पे जो मेरा रेट है वो क्या हो गया है, वो रेट मेरा समझ लो 80 रुपीज से बढ़ गया, ठीक है। यहाँ पे मैं लेता हूँ कि 1 USD इज इक्वल टू 82 रुपीज। अब यहाँ पे है ना मेरी होम करेंसी डेप्रिशिएट हो गई, ओके। अब एग्जाम में आप कैसे पता लगाओगे कि मेरी होम करेंसी अप्रिशिएट हो गई है या मेरी होम करेंसी डेप्रिशिएट हो गई है? देखिए, मैंने जिस दिन ट्रांजेक्शन किया था 1 दिसंबर को, उस दिन मुझे अगर $1 खरीदना होता तो बैंक बोलती कि आपको हो जाओ, मुझे 80 रुपए देना रहेंगे तब जाके मैं आपको $1 दूंगी। फिर मैं रिपोर्टिंग डेट पे आया, मैं बैंक के पास जब 80 रुपए लेके जाता हूँ, बैंक बोलेगी नहीं नहीं, अब हम 80 रुपए नहीं लेंगे, अगर आपको $1 चाहिए, अगर अब आपको ₹2 ज्यादा देना पड़ेंगे तब जाके आपको $1 मिलेगा। मतलब देखा जाए तो आपका परचेजिंग पावर ऑफ मनी हैज रिड्यूस। पहले 80 रुपीज में $1 आ रहा था, अभी 82 रुपीज में आपका $1 आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं आपकी होम करेंसी जो है डेप्रिशिएट हो गई। होम करेंसी मतलब मेरे रुपीज डेप्रिशिएट हो गया, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है इसमें मेरा ना नुकसान हो गया। नुकसान क्यों? क्योंकि मुझे अब ₹2 पर डॉलर के पीछे नुकसान हो रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मैंने ट्रांजैक्शन किया था $1,00,000 का, रिपोर्टिंग डेट पे जब मैं आया हूं तो मेरे डॉलर रुपये का जो रेट है वो ₹2 से बढ़ गया है। तो मेरा ओवरऑल ट्रांजैक्शन पे मेरा कितना नुकसान हो गया है? ₹2 $1 के पीछे मेरा 1 लाख का ट्रांजैक्शन है, मतलब 2 लाख का ओवरऑल नुकसान होगा। मैं इसको मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में इसको कैसे रिकॉर्ड करूंगा? देखिए, मेरे हमारा नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो डेबिट में किसको करूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, ठीक है। अमाउंट क्या रिकॉर्ड करूंगा? $1,00,000 मल्टीप्लाइड बाय ₹2, तो ये ₹2 लाख हो जाएंगे। मैं क्रेडिट किसको दूंगा? मैं क्रेडिट दूंगा, जाहिर सी बात है यहाँ पे माइक को दूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने माइक की लाइबिलिटी भी बढ़ जाएगी, डॉलर रुपए का कन्वर्जन रेट चेंज हुआ है तो। पहले मैंने ₹80 के हिसाब से रिकॉर्ड करके रखी थी, अभी मेरा रेट 82 हो गया तो मुझे 82 के हिसाब से मेरी लाइबिलिटी रिकॉर्ड करना रहेगी, तो ये कितना हो जाएगा? ₹2 लाख, ठीक है। अब अपन मैं बताता हूँ कि हम नॉर्मल ये ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं, इसकी आवश्यकता क्या है, ठीक है। क्योंकि देखिए हम पेमेंट जो कर रहे हैं, ये पेमेंट कब कर रहे हैं? पेमेंट हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे इस चीज की रिक्वायरमेंट क्या है? देखिए, हमें ना अकाउंट्स में ना एक कन्वेंशन है, कोई कन्वेंशन बोलता है, कोई प्रिंसिपल बोलता है, वो क्या बोलता है? दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड रिफ्लेक्ट अ ट्रू एंड फेयर व्यू एज ऑन द रिपोर्टिंग डेट। इसका मतलब क्या रहता है? अब ट्रू एंड फेयर व्यू मीन्स व्हाट? जो भी 31 मार्च को हम जो बैलेंस शीट बनाते हैं उसमें हमारे जो कंपोनेंट्स है, जैसे यहाँ पे मैं एसेट्स लिखता हूँ, करंट एसेट लिखता हूँ, कैपिटल लिखता हूँ, लिटिल अर्निंग लिखता हूँ, यहाँ पे मेरे जो भी लाइबिलिटीज लेते हैं, ये सारे के सारे शुड रिफ्लेक्ट ट्रू एंड फेयर। ट्रू का मतलब होता है इट शुड बी फ्री फ्रॉम एरर एंड मिस्टेक्स, और जब मैं फेयर की बात करता हूं मतलब इट शुड बी ट्रांसपेरेंट। अब ये ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या रहता है उसके बारे में आपको बताता हूं। देखिए, जिस दिन मैंने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करा था, ठीक है, जिस दिन मैंने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करा था, वो उस दिन मेरा जो डॉलर रुपए का रेट था वो कितना था? वो 80 था,
ठीक है। अब जाहिर सी बात है, तो यहाँ पे मेरे जो सन्ड्री क्रेडिटर्स है, वो सन्ड्री क्रेडिटर्स मैंने रिकॉर्ड करे होंगे किस प्राइस पे, 80 लाख रुपीस पे। ठीक है। अब अगर 80 लाख रुपीस पे शो होंगे, लेकिन बाद में क्या हुआ, मेरा जो डॉलर रुपए का जो रेट था, वो डॉलर रुपए का रेट क्या हुआ, वो मेरा रेट बढ़ गया। मतलब मेरी जो होम करेंसी थी, वो होम करेंसी क्या हो गई, मेरी होम करेंसी नॉर्मली डेप्रिशिएट हो गई। करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने माइक को वापस क्रेडिट दे दिया था, कितने से, 2 लाख रुपए से। मतलब देखा जाए तो एक्चुअली जो मेरी लाइबिलिटी थी वो रिपोर्टिंग डेट पे, वो मेरी कितनी हो जाना चाहिए थी, 82 लाख रुपीस। अब फर्ज करो, मैं समझ लो ये जो अकाउंटिंग कन्वेंशन है इसको फॉलो नहीं करता था, मतलब मेरी लाइबिलिटी किस प्राइस पे एक्चुअली शो होती थी, वो प्राइस पे शो होती थी 80 लाख रुपीस पे। मतलब देखा जाए तो मेरी लाइबिलिटी एक्चुअल में कितनी है, एक्चुअल में मेरी लाइबिलिटी 82 लाख रुपीज है। पर मैं किस प्राइस पे शो कर रहा हूं, मैं शो कर रहा हूं 80 लाख पे। नाउ कीप योर सेल्फ इन द शूज ऑफ द इन्वेस्टर, अपने आप को है ना इन्वेस्टर की जगह रखो। ठीक है। और आप ऐसे इन्वेस्टर हो जो आपको इस एंटिटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपको ये पता चलता है एंटिटी की जो एक्चुअल लाइबिलिटी है ना, वो एक्चुअल लाइबिलिटी कितनी है, वो 82 लाख रुपीज है। क्योंकि कन्वेंशन क्या बोलता है, इट द थिंग शुड बी ट्रांसपेरेंट, मतलब ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से देखा जाए तो मेरी लाइबिलिटी ज्यादा है, पर मैं कन्वेंशन को फॉलो नहीं कर रहा हूं, मतलब मेरी लाइबिलिटी कितने पे शो कर रहा हूं मैं, 80 लाख रुपए पे। ठीक है। मतलब बीइंग एन इन्वेस्टर आपके दिमाग में क्या थोड़ा है, एक्चुअली लाइबिलिटी ज्यादा है पर एंटिटी कम बता रही है, मतलब लाइबिलिटी मैनिपुलेट कर रही है एंटिटी। आपके दिमाग में सेकंड थॉट क्या आएगा, अगर एंटिटी लाइबिलिटी मैनिपुलेट कर रही है तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे जो एसेट्स है वो भी मैनिपुलेटेड हो। वो कैसे मैनिपुलेटेड हो सकते हैं, हो सकता है कि एसेट की वैल्यू कम हो और वो ज्यादा प्राइस पे बता रहे हो। वो ऐसा क्यों बताएंगे, इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए। इन्वेस्टर अट्रैक्ट कब होगा, मेरी एंटिटी में इन्वेस्ट करने के लिए, जब उसको ऐसा फील होगा कि मेरा पैसा अगर मैं ये एंटिटी में लगाता हूं तो वो सेफ रहेगा। इन्वेस्टर दो ही चीज चाहता है, मेरे मुझे जो पैसा जो मैं लगाऊंगा वो कंपाउंडिंग हो साल दर साल, और मुझे हर साल डिविडेंड मिलता रहे। ठीक है। तो अभी अगर उसको ऐसा पता चलता है कि लाइबिलिटी मैनिपुलेटेड है, एसेट भी मैनिपुलेटेड हो सकती है, मतलब उसको तो डर लगेगा ना कि यार मैं यहाँ पे पैसा लगाऊंगा तो हो सकता है कि मेरा पैसा डूब जाए। तो आप ऐसी एंटिटी में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहोगे क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे ये कन्वेंशन क्या बोलता है, देखो, एक इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये प्लीज आप उसके हाथ में छोड़ दो। ठीक है। तो आप एक सिर्फ एक काम कीजिए, आप नॉर्मली जो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी आपकी रिपोर्टिंग डेट पे जो कन्वर्जन रेट चेंज हो रहा है उसके हिसाब से कितनी हो रही है, उसके हिसाब से आपकी लाइबिलिटी बदल जा रही है, और वो कितनी हो जा रही है, वो हो जा रही है आपकी 82 के हिसाब से। ठीक है। तो इन सच केस आप क्या करोगे, लाइबिलिटी आप 82 लाख पे शो करोगे। हम्म, और हम 82 पे शो नहीं करेंगे, हम 82 पे शो करेंगे। ठीक है। सो दिस इज द रीजन, ये कन्वेंशन की वजह से हमें क्या करना है, हमें ये जो रेट आया है ये चेंज हुआ है, भले ही से मैं पैसा मार्च में अप्रैल में दे रहा हूं, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस कन्वेंशन मुझे क्या करना पड़ रहा है, ये रिपोर्टिंग डेट पे जो रेट बढ़ रहा है कम हो रहा है वो फ्लक्चुएशन का इंपैक्ट देना जरूरी है। क्योंकि ये क्या बता रहा है कन्वेंशन, कि मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड रिफ्लेक्ट ट्रू एंड फेयर व्यू एज ऑन द रिपोर्टिंग डेट। देखो एक सिंपल सी चीज समझो, जब भी कोई मैं बैलेंस शीट 31 मार्च पे बनाता हूं, ये मुझे क्या बताता है कि 31 मार्च मतलब आज आज के दिन के हिसाब से मेरी एसेट्स एंड लाइबिलिटी की पोजीशन क्या है। तो अगर मैं इसको 80 पे ही शो करूंगा, ये तो मेरी लाइबिलिटी मेरे 1 दिसंबर की थी ना, मुझे आज के हिसाब से लाइबिलिटी रिकॉर्ड करना है तो जो कि मेरी 82 है। तो दिस इज द रीजन मुझे डिफरेंस रिकॉर्ड करना जरूरी है। ये कन्वेंशन बोलता है कि शुड बी शोन एट अ करंट वैल्यू, आज के हिसाब से क्या लाइबिलिटी है, आज के हिसाब से क्या चेंजेस है। तो भले से अभी ये डुअल एज स्वॉर्ड है, क्यों, क्योंकि रेट अगर बढ़ सकता है नॉर्मली आपका, तो रेट आपका कम भी तो हो सकता है। तो दिस इज द रीजन, यहाँ पे हम वो केस टू में देखेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अब यहाँ पे केस टू लेता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे है ना हम और कर देते। ये मैं और क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो रिपोर्टिंग डेट पे दोनों चीज थोड़ी होगी ना, रेट बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है। तो या तो रिपोर्टिंग डेट पे रेट बढ़ा हुआ होगा, या तो फिर रिपोर्टिंग डेट पे आपका रेट कम हुआ होगा। रेट बढ़ेगा तो हमने देखा उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इंपैक्ट आएगा, रेट कम होगा तो क्या होगा वो भी अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो मैं रेट है ना, वो भी मैं क्या करता हूँ अभी, वो लेता हूँ 1 USD इज इक्वल टू कितना, वो मैं ले लेता हूँ 78 रुपीज। ठीक है। अभी देखो मैंने रेट है ना 2 रुपए पहले बढ़ाया था, 80 से 82 लिया था, 80 से 82 था, अब मैं 80 से 78 ले रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे मेरी होम करेंसी अप्रिशिएट हो रही, कैसे पता लगा है, पहले मुझे $1 के लिए 80 रुपए पे करना पड़ रहा था, लेकिन रिपोर्टिंग डेट में मुझे रेट कितना पे करना पड़ रहा है, $1 के लिए मुझे सिर्फ 78 ही है, मतलब मेरा 2 रुपए मेरा खुद का पैसा मेरे जेब से बच रहा है। ये तो मेरा फायदा हो गया। तो जो एंट्री है ना मेरी वही वाली आएगी जो पहले वाली, लेकिन सिर्फ रिवर्स फॉर्म में होगी। ठीक है। तो यहाँ पे मेरा $2 पर डॉलर के पीछे फायदा हो गया। लाइव मेरे टोटल ट्रांजेक्शन $1 लाख का था,
ठीक है, मतलब मैं डेबिट किसको दूंगा? देखो, जिस तरीके से मैंने माइक की लाइबिलिटी रिवाइज करी थी कि मुझे उसको ज्यादा पैसा पे करना पड़ा रिपोर्टिंग डेट के हिसाब से, तो लाइबिलिटी बढ़ गई थी। पर यहाँ पे मेरा रेट अभी कम हो गया तो लाइबिलिटी कम हो गई है। माइक मेरा सप्लायर है, उसको क्रेडिट बैलेंस रहता है, उसको रिवर्स करने के लिए, उसका बैलेंस कम करने के लिए मैं उसको डेबिट दूंगा। तो माइक का मैं डेबिट करूंगा कितने से? 2 लाख से। 2 रुपए का डिफरेंस जो फायदा है पर डॉलर मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख डॉलर का ट्रांजेक्शन। क्रेडिट में किसको दूंगा? मेरा नॉमिनल अकाउंट का रूल है क्रेडिट और इनकम इन गेन्स, तो क्रेडिट में किसको करूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। किस अमाउंट से? 2 लाख रुपए से। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमें माइक को पैसा भी तो देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा है ना पेमेंट डेट आ जाता है। अब ये जो पेमेंट डेट है, पेमेंट डेट पे भी ऐसा हो सकता है कि आपका रेट बढ़ सकता है या कम हो सकता है। ठीक है, अब पेमेंट डेट पे अपन क्या करते हैं कि यहाँ पे भी आपका केस 1 होगा, केस 2 होगा। ठीक है, लेकिन पेमेंट डेट पे आने के पहले अपन एक छोटा सा अजम्पशन ले लेते हैं। और वो अजम्पशन क्या है, देखो ध्यान दो। यहाँ पे जो एक्चुअली जो मेरा रेट है, ठीक है, देखो रिपोर्टिंग डेट में मैंने रेट कौन सा लिया था? रेट 82 भी हो सकता है और रेट आपका क्या हो सकता है? रेट आपका, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो रेट 82 भी लिया था मैंने, 78 भी लिया था। अब रेट दोनों तो नहीं हो सकते ना, कि रिपोर्टिंग डेट पे जो आपका रेट है वो रेट आपका 78 भी हो रहा है, 82 भी हो रहा है। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया था कि अगर रेट आपका 82 होगा तो उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इंपैक्ट आएगा। रेट अगर आपका 78 होता है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इंपैक्ट आएगा। अभी दोनों चीजें तो साथ में नहीं हो सकती ना, कि एक ही दिन पे रेट आपका 78 भी हो रहा है, 82 भी हो रहा है। आप बोलोगे सर शेयर प्राइसेस के जैसा रेट है तो ये रेट आपका फ्लक्चुएट भी तो हो सकता है। देखो, मैंने आपको देखो 1 साल पहले का रेट बताया था। ठीक है, अब वो बताता हूँ कि मैंने रेट क्यों बताया था। देखो, आज का रेट 84.8 है। ठीक है, 1 साल पहले का रेट कितना था आपका? 83.30। आज का रेट कितना है? 84.08। पूरा 1 साल गुजर चुका है, 1 साल में आपका रेट 1 रुपया भी नहीं घुमा है। कितना? 1 रुपया भी आपका रेट पूरा घुमा नहीं। ठीक है, और आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एक ही दिन में रेट आपका टोटल 4 रुपए घूम जाए, 78 से लेके आपका 82। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया था कि रेट बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, रेट अगर कम होगा तो अपन नॉर्मली क्या करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा अजम्पशन ले लेता हूँ कि रिपोर्टिंग डेट पे जो मेरा रेट था, वो रिपोर्टिंग डेट पे मेरा रेट कौन सा था? वो रेट था 82। अब ये 82 का मतलब क्या हुआ मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, ओरिजिनल ट्रांजेक्शन मैंने 80 के हिसाब से रिकॉर्ड करा था। ठीक है, फिर वो इसी हिसाब से रिकॉर्ड हो गया, फिर रिपोर्टिंग डेट पे आया तो रेट कम ज्यादा हो सकता है। मेरा एजम्पशन लिया है कि मैंने रिपोर्टिंग डेट पे जो रेट था ना मेरे 82 था, तो 82 के हिसाब से मैंने इम्पैक्ट है ना मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दे दिया। मतलब मैंने जो नुकसान था 2 लाख का रिकॉर्ड कर लिया और लाइबिलिटी माइक की 2 लाख रुपए से बढ़ा ली। ठीक है, अब पेमेंट डेट पे भी ऐसा हो सकता है कि रेट आपका बढ़ सकता है या रेट आपका कम हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अज्यूम करता हूँ कि यहाँ पे जो मेरा रेट है वो 1 USD इज इक्वल टू कितना है, वो लेता हूँ कि समझ लो 1 USD इज इक्वल टू 85 रुपीज है। मतलब अगर आज पेमेंट डेट है, ठीक है, और पेमेंट डेट मेरी कौन सी थी वो ले लेता हूँ यहाँ पे, 30/4 एंड कितना 24 थी। तो आज अगर पेमेंट करना है तो मुझे $1 अगर खरीदना है बैंक से तो मुझे उसको 85 रुपीज देना रहेगा। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है मैं माइक को पैसा दे रहा हूँ, पहले मैं ये देख लेता हूँ कि माइक को मुझे पैसा कितना देना है। ठीक है, क्योंकि मुझे इस लाइबिलिटी बंद कर रहा हूँ ना मैं, तो मैं माइक क्या है ना नॉर्मली क्या करता हूँ, मैं लेजर ड्रॉ करता हूँ। देखो, ये माइक का लेजर है मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में। ठीक है, देखो मैंने माइक को है ना, मैंने 1 दिसंबर को 80 लाख रुपीज से क्रेडिट किया था। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने माइक के नाम से 80 लाख का क्रेडिट आ गया। फिर मैंने रिपोर्टिंग डेट पे रेट क्या अज्यूम करा था, वो रेट मैंने अज्यूम करा था 82। तो उसके हिसाब से मैंने माइक को क्या दे दिया था, 2 लाख रुपए से क्रेडिट दे दिया था, तो यहाँ पे 2 लाख रुपए वापस क्रेडिट आ गया। ये आपका 1 दिसंबर को था और ये था आपका 31 ये 31 मार्च को था। अब अगर मुझे माइक को पेमेंट करना है तो माइक का बैलेंस जो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में होगा, माइक, ठीक है, वित्ता ही जो क्रेडिट है उसको मैं डेबिट दे दूंगा। तो अगर माइक का अकाउंट क्लोज करना है जो 82 लाख से क्रेडिट है, उसको मुझे 82 लाख से डेबिट देना रहेगा, तब जाके माइक का अकाउंट मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में क्लोज हो जाएगा। करेक्ट है, तो यहाँ पे मैं माइक को क्या करूंगा, यहाँ पे मैं जनरल एंट्री के पास करूंगा, डेबिट करूंगा माइक को। किस अमाउंट से करूंगा? 82 लाख से। मैं क्रेडिट किसको करूंगा? मैं क्रेडिट करूंगा बैंक को। पर किस अमाउंट से करूंगा? देखो, आज 30 अप्रैल है, 30/4 है। मैं बैंक के पास जाऊंगा, मैं बोलूंगा हे बैंक, मुझे $1 लाख दे, मुझे माइक को पैसा देना है। बैंक बोलेगी ठीक है हम आपको $1 लाख देते हैं। पर एक प्रॉब्लम ऐसी है कि आज का जो डॉलर का रेट है ना वो 85 है। तो अगर आपको $1 लाख चाहिए तो आप हमें ना 85 लाख रुपीज दीजिए, तब जाके हम क्या करेंगे, आपको आपको $1 लाख दे देंगे। अब ध्यान दो, जब मैं 85 लाख रुपीज दे रहा हूँ बैंक को, तब जाके मेरा 82 लाख का लाइबिलिटी खत्म हो रहा है। मतलब जेब से पैसा ज्यादा जा रहा है, 85 जा रहा है, वो 85 जा रहा है, तब जाके मेरा लाइबिलिटी 82 लाख का खत्म हो रहा है।
तो ये तो क्या हुआ, ये तो मेरा नुकसान हो गया। मतलब जेब से पैसा 85 देके लाइबिलिटी कम अमाउंट को खत्म कर रहा हूँ। नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या कर दूंगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मैं कर दूंगा आपका डेबिट। ठीक है, जिस तरीके से रेट आपका कम हो सकता है, बढ़ सकता है पेमेंट डेट पे, उसी तरीके से रेट आपका क्या हो सकता है, पेमेंट डेट पे आपका रेट कम भी हो सकता है। मतलब होम करेंसी अप्रिशिएट भी तो हो सकती है। अगर पेमेंट करते हैं और वो टाइम पे अगर होम करेंसी अप्रिशिएट होती है तो हम क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पे मैं रेट अजम्पशन कर लेता हूँ कि रेट मेरा 77 है। अभी 77 का मतलब क्या हुआ वो आप समझिए। ट्रांजैक्शन मैंने 1 दिसंबर को किया था, वो टाइम पे रेट था 80। ठीक है, फिर मेरा डॉलर रुपए का रेट बढ़ गया, होम करेंसी डेप्रिशिएट हो गई तो 80 से 82 हो गया। ठीक है, फिर मेरी इकोनॉमी इंप्रूव हो गई। ठीक है, तो मेरी होम करेंसी अप्रिशिएट हो गई, तो 80 से 82 गया रिपोर्टिंग डेट पे, उसका इफेक्ट दे दिया मैंने। फिर पेमेंट करते हुए को 82 से 77 आ गया, कम आ गया। ठीक है, तो वो टाइम पे अब जाहिर सी बात है यहाँ पे मेरा फायदा हो गया, क्योंकि मुझे वो टाइम पे $1 की जगह 82 देना पड़ रहा था। और पेमेंट करने आया तो मेरी होम करेंसी अप्रिशिएट हो गई, अब $1 के 77 ही पे करना पड़ रहा है। ठीक है, तो अब इसकी जनरल एंट्री क्या आएगी, देखो डेबिट में किसको दूंगा, डेबिट में माइक को दूंगा, पर मैं किस अमाउंट से दूंगा, देखो रेट जब 77 हो रहा है, 82 हो रहा है या कोई भी हो रहा है, ये रेट का इंपैक्ट तभी आएगा जब हम बैंक को पेमेंट करेंगे। माइक को तो मैं डेबिट वही अमाउंट से करूंगा ना जो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में लाइबिलिटी स्टैंडिंग है, दैट इज 82 लाख रुपीज। ठीक है, क्रेडिट हम किसको देंगे, क्रेडिट हम देंगे बैंक को। कितने अमाउंट से, आज आप एक 30 अप्रैल है, अब बैंक के पास जाओगे, अब बैंक को बोलोगे बैंक मुझे $1 लाख चाहिए, बैंक बोलेगी ठीक है, आज का $1 की कीमत कितनी है, 77 है, तो आप हमें 77 लाख रुपए दे दीजिए, हम आपको कितना दे देंगे, 82 लाख रुपीज दे देंगे। सॉरी 1 लाख डॉलर दे देंगे। ठीक है, अब जो प्रिंसिपल मैंने ऊपर अप्लाई किया था सेम प्रिंसिपल मैं नीचे अप्लाई करूंगा। जेब से पैसा कम जा रहा है, 77 जा रहा है, वो 77 जाके मेरी लाइबिलिटी 82 लाख की खत्म हो रही है, मतलब मेरा फायदा हो रहा है। नॉमिनल अकाउंट को रूल, क्रेडिट ऑल इनकम इन गेन्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे किसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस और अमाउंट क्या आएगा, कितना, 5 लाख रुपीज का। ठीक है, तो ये था आपका एंटायर IS-20। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको एक रिवीजन कर लेके हमने किया क्या, देखो हम इंडिया में है, हमारा एक सप्लायर है जो नॉर्मली यूएसए में सिचुएटेड है। ठीक है, अब प्रॉब्लम ऐसी है कि उसकी होम करेंसी है वो अलग है और हमारी जो होम करेंसी वो अलग है, तो हमने क्या किया, हमने डॉलर में ट्रांजैक्शन किया, लेकिन उसके डॉलर ट्रांसफर ट्रांजैक्शन को हम इंडिया में रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि हमारी होम करेंसी रुपीज है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें उसको वो जो डॉलर का ट्रांजैक्शन उसको मुझे हमें रुपीज में कन्वर्ट करना रहेगा। तो मैंने क्या किया, जिस दिन मैंने ट्रांजैक्शन किया था उस दिन मेरा जो डॉलर रुपए का जो कन्वर्जन रेट था मैंने वो लिया। तो उस दिन जो रेट था वो मेरा कितना था, वो रेट मेरा था 80 रुपीज। ठीक है, तो मैंने 80 रुपीज के हिसाब से क्या किया, ट्रांजेक्शन को कन्वर्ट किया। तो मेरे लिए तो परचेसेस है $1 लाख के, तो डेबिट किया परचेसेस को, क्रेडिट करूंगा मैं माइक को क्रेडिट क्यों करूंगा, क्योंकि मैंने उधार पे लिया है। अगर मैं बैंक को पैसा दे देता तो क्रेडिट कर देता, मैं कैश को ट्रांजेक्शन में ही खत्म हो जाता, लेकिन उधार पे लिया तो सप्लायर का नाम क्रेडिट होगा। फिर हम आगे बढ़े, रिपोर्टिंग डेट आया, रिपोर्टिंग डेट पे आपका रेट बढ़ सकता है, रिपोर्टिंग डेट पे आपका रेट कम हो सकता है। रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, ये मेरा नुकसान होगा, तो उसकी जर्नल एंट्री ये आएगी कि मेरा नुकसान होगा, तो डेबिट पीएनएल को क्रेडिट करेंगे, माइक्रो की लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। ऐसा भी हो सकता है और कि रेट आपका अप्रिशिएट होगा तो वो टाइम पे मेरा फायदा होगा, तो माइक की लाइबिलिटी कम हो जाएगी, उसको हम डेबिट कर देंगे। क्रेडिट हम किसको करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, क्रेडिट और इनकम गेन्स प्रॉफिट नॉमिनल अकाउंट का रोल। फिर हम पेमेंट डेट पे आए, पेमेंट डेट पे भी आपका रेट कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन वहां पे आने के पहले हमने अजम्पशन किया कि रिपोर्टिंग डेट पे जो रेट था ना मेरा 82 था, तो 82 के हिसाब से मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंपैक्ट दे दिया। ठीक है, अभी फिर पेमेंट डेट पे आए, फिर हमने वहां पे रेट अज्यूम किया कि मेरा $1 इजिकल टू 85 था। ओके, लेकिन 85 का रेट था, तो मैं बैंक में माइक को कितना डेबिट करूंगा, जो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में माइक का बैलेंस है। तो माइक का बैलेंस तो देखो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में कितना था, 80 ये था, और फिर ये 2 लाख ये था, तो 82 लाख था, तो बाइक को मैं 82 लाख से डेबिट करूंगा। ठीक है, और क्रेडिट किसको करूंगा, बैंक को। बैंक कितना रुपए मुझे पैसा लेगा, बैंक बोलेगा ठीक है ये 85 का रेट है, तो आप हमें 85 लाख रुपए दीजिए, हम आपको $1 लाख देंगे। जब 85 जा रहा हूँ जेब से, जब पैसा 85 जा रहा है तब जाके लाइबिलिटी 82 लाख का खत्म हो रहा है, तो ये क्या हो गया, ये मेरा नुकसान हो गया 3 लाख का। डेबिट और एक्सपेंसेस लॉसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मैं डेबिट कर दूंगा 3 लाख रुपए से। फिर हम यहाँ पे आए पेमेंट डेट पे, पेमेंट डेट पे और मैंने क्या क्या, हो सकता है कि रेट अप्रिशिएट होगा पेमेंट डेट पे, वो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अज्यूम करता हूँ कि जो मेरा रेट है वो 77 है। ठीक है, तो माइक को तो मैं वही अमाउंट डेबिट करूंगा जो मेरे बैलेंस है मेरे लेजर के अंदर, 82 ही आएगा। क्रेडिट में दूंगा बैंक को किस रेट से,
बैंक बोलेगी, मैं आज बैंक के पास जाऊंगा 30 अप्रैल को, बैंक बोलेगी, मैं बैंक को बोलूंगा $1 लाख दे, मुझे माइक को पैसा देना है। बैंक बोलेगी ठीक है, आज का रेट 77 है, आप मुझे 77 लाख रुपए दे दीजिए, हम आपको $1 लाख दे देंगे। अब जो प्रिंसिपल सेम मैंने ऊपर अप्लाई किया था सेम नीचे करूंगा। जेब से पैसा कितना जा रहा है, जेब से पैसा 77 जा रहा है, कम जा रहा है। लाइबिलिटी उसकी वजह से 82 लाख की खत्म हो रही है। तो ये तो मेरा फायदा हो गया। तो यहाँ पे आपका 5 लाख का हम किसको कर देंगे, 5 लाख का हम क्रेडिट कर देंगे, किसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। ठीक है। तो ये था आपका एंटायर IS 21। ठीक है। सो दिस वॉज माई डेमो फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। थैंक यू। ठीक है। मैंने इसके अंदर जितना हो सके ट्राई किया कि एक ही एग्जाम्पल के अंदर मैं आपको पूरा का पूरा IS 21 एक्सप्लेन करके दूं। तो मैंने इसमें सारे के सारे केसेस IS 21 के अंदर कितने आ सकते हैं। ठीक है, कि बीच में रोम करेंसी अगर बदल जाती है, रेट बदल जाता है, तो हम क्या करेंगे। उसके बाद अगर समझिए कि हमारा रिपोर्टिंग डेट आ जाता है तो हम क्या करेंगे। ठीक है। इसलिए एक ही एग्जाम्पल के अंदर मैंने मैक्सिमम 99% स्टैंडर्ड आपको कवर करके दिया। ठीक है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।